हाय स्टूडेंट्स, क्या ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग करते हैं? एक क्वेश्चन। दूसरा, क्या डायफ्राम के पंक्चर होने की वजह से एक्सीडेंटल केस में या कैसे भी अगर डायफ्राम पंक्चर होता है तो क्या पर्सन की डेथ हो सकती है? तीसरा क्वेश्चन, क्या हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड से जान छुड़ाने के लिए हम ऑक्सीजन जो है वो कैरी करते हैं, इनहेल करते हैं? और फोर्थ क्वेश्चन, क्या कोई पर्सन खुद ही अपने आप से ही अपनी सांस बंद करके अपनी जान ले सकता है? सो विद ऑल दिस आई एम प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग के मैकेनिज्म कैसे होता है ब्रीदिंग का, उसके लिए दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, हम या इनहेलेशन जिसको बोलते हैं। पहले हम इनहेलेशन या इंस्पिरेशन को देखते हैं। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन जो एक्सपिरेशन होगा वो पैसिव प्रोसेस होगा। क्यों इसको एक्टिव प्रोसेस कह रहे हैं? क्योंकि यहां पे डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसलिए हम इसको एक्टिव कह रहे हैं। हालांकि एक्सपिरेशन को हम पैसिव कहते हैं, वहां पे उनकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। हाँ, जब जो है फोर्सफुल एक्सपिरेशन होगी तब वो एक्टिव कह सकते हैं, अदरवाइज वो पैसिव है। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो इंस्पिरेशन है या इनहेलेशन का प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस है और ये 2 सेकंड्स के लिए जो है ये इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में होता क्या है? इन दिस प्रोसेस एयर ड्रॉन इन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एल्वोलाई ऑफ द लंग्स। इस केस में जो एयर है वो बाहर से अंदर लंग्स के अंदर एंटर करती है। कहां? एल्वोलस में, थ्रू पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ये, जिसमें ट्रैकिया वगैरह आपका इन्वॉल्व होता है, ब्रोंकियोल्स इन्वॉल्व होते हैं, लंग्स तक पहुंचती है। ठीक है। क्यों इंस्पिरेशन हो रही है? व्हाई इंस्पिरेशन ऑकर्स? क्यों इंस्पिरेशन हो रही है? कहता है उसका रीजन सुनिएगा। यहां पे इंस्पिरेशन इसलिए हो रही है क्योंकि द प्रेशर ग्रेडियंट और प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर इंस्पिरेशन। जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नॉर्मल जो है हम बात कर रहे हैं 760 मिलीमीटर मरकरी बाहर है, उतना ही अंदर भी है एल्वोलस में। जैसे ही क्या होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 जो बाहर है और अंदर का एल्वुलर जैसे ही डाउन होगा, कम होगा, तो इंस्पिरेशन होगी। जब भी दोनों के प्रेशर में डिफरेंस होगा तो ये थोरेसिक केज में आपसे जो कह रहा था कि ये एयर टाइट चैम्बर है, लेकिन जैसे ही इसमें थोरेसिक केज में चेंज आती है तो अंदर लंग्स की वॉल्यूम जो है ऑटोमेटिकली वो भी बदल जाती है। कैसे बदलती हैं? तो ये कहता है कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है या प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस प्रोसेस दैट इज इंस्पिरेशन। कैसे? एक और चीज समझ लीजिएगा। जब इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर, जो हमने ऊपर बात की थी एल्वुलर प्रेशर या इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर, पुल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए लगता है, ठीक है, इसलिए ऊपर हम इसको पुल्मोनरी वेंटिलेशन भी कह रहे हैं, लंग्स की वेंटिलेशन। जब इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इंस्पिरेशन तभी होगी। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 है और जब ये मिलीमीटर मरकरी है, जब ये प्रेशर अंदर भी था कम होगा, तब हम कहेंगे क्या हो गया। 3 प्रेशर की बात हमने पिछले वाले वीडियो में की थी। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 760 था, ठीक है, मैंने कहा था इंट्राएल्वुलर प्रेशर भी सेम रहता है, लेकिन जब इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है मसल्स की वजह से, डायफ्राम की वजह से 2 पॉइंट कम हो जाता है, 758 होता है, इसलिए इंस्पिरेशन होती है। वहाँ आप दूसरा कहें इंट्राप्लोरल प्रेशर, उसको देख लीजिएगा वो कैसे बना हुआ है, 756 है, मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है बहुत। 760 नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से माइनस इंट्राप्लोरल प्रेशर माइनस 756, दैट इज 4 मिलीमीटर। 758 मिलीमीटर मरकरी होगा तभी इंस्पिरेशन होगी, 8 मिलीमीटर मरकरी होगा तभी इंस्पिरेशन होगी। कैसे? हाउ? अब बात है क्यों हो रही है तो कैसे हो रही है, सुनिएगा। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं। क्या? आपके डायफ्राम रोल प्ले करता है, और जो इंटरकॉस्टल मसल्स की हम बात कर रहे थे, मसल्स बिटवीन रिब्स, वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और इंटरनल इंटरकॉस्टल 2 तरह के थे। उनमें कौन सी इंस्पिरेशन करती है वो देखते हैं। पहले हम डायफ्राम की बात कर रहे थे। सो स्टूडेंट, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये मस्कुलर पार्टेशन जिसको हम क्या कह रहे हैं, डायफ्राम,
जिसको हम कह रहे हैं कि एब्डोमिनल रीजन और थोरैसिक रीजन में मस्कुलर पार्टीशन है। इसी की देखिए कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर जाता है डोम शेप, नीचे आता है फ्लैट शेप हो जाता है, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट करता है तो ठीक फ्लैट होता है, ठीक है। इस तरह नॉर्मल ये डोम शेप रहता है। इसी की वजह से जो है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का प्रोसेस। हमने कहा कि डायफ्राम जो है ये मस्कुलर पार्टीशन है, वॉलंटरी मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो थोरैसिक और एब्डोमिनल रीजन को डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है। इट इज अ वॉलंटरी और स्केलेटल पार्टीशन बिटवीन थोरैसिक रीजन टू दैट ऑफ एब्डोमिनल रीजन या एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। और दिस मसल्स आर इनवॉलंटरी कंट्रोल्ड, ठीक है। ये जो वॉलंटरी मसल्स हैं ये इनवॉलंटरी कंट्रोल होते हैं ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगेटा से, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, मैं कह रहा था अगर नहीं होगा तो फिर आप जो है जितनी भी अपनी सांस नहीं रोक सकते, जो है स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, फ्लूट जो है फ्लो नहीं कर सकते, गाना नहीं गा सकते हैं, तो ये नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। अगर ऐसा होगा, यहाँ पे हम डायफ्राम की बात कर रहे थे कि डायफ्राम जो है मस्कुलर पार्टीशन है। और नॉर्मली अगर हम बात करें, अब हम इंस्पिरेशन में डायफ्राम का रोल देखने वाले हैं। और डायफ्राम का रोल जो है 75% रोल जो है वो प्ले करता है डायफ्राम इंस्पिरेशन के टाइम। अब सुनिएगा, डायफ्राम कहा कि ये है, ये लोकेशन है इसकी। कहता है जब इंस्पिरेशन का प्रोसेस होने वाला है तो डायफ्राम क्या काम कर रहा है, किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। नॉर्मल अगर आप देखें, ये देखिए, ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये जो है सेक्शन आप देख रहे होंगे डायफ्राम की। नॉर्मल डायफ्राम जब जो है इंस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है तो ये इस तरह से डोम शेप्ड है, इस तरह से है, ये डोम शेप है मस्कुलर पार्टीशन जो हम कह रहे थे। ये डोम शेप स्ट्रक्चर है जब इंस्पिरेशन नहीं हो रही है। और इसी डोम शेप के ऊपर आपने देखा यहां लंग्स जो है वो लाई करते हैं, ठीक है। और इसी के बीच से फर्दर जो है कुछ ऑर्गन जो है वो नीचे पेनिट्रेट करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हम बात करें तो ये नॉर्मल ऐसे है, ठीक है। दूसरा और बात करें तो एक स्ट्रक्चर और एसोसिएटेड है जो इस डायफ्राम को ऊपर रिब्स के साथ जोड़ता है। ये रही रिब्स और ये रहा वो क्या, फ्रेनिक मसल्स, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो नॉर्मल कहता है जो 75% रोल जो है डायफ्राम प्ले कर रहा है वो नॉर्मल ऐसा है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, अंदर का प्रेशर क्यों कम होगा, जैसे ही ये स्ट्रक्चर जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ये स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये डोम शेप होने के बजाय ये जो है फ्लैट हो जाता है ऐसे। इसके फ्लैट होने की वजह से और इसके साथ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो इन्वॉल्व हैं वो रिब्स को जो है वो क्या करते हैं, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट जो है आपका, थोरैसिक चैम्बर जो है, थोरैसिक केज जो है वो ऊपर और बाहर की तरफ निकलती है। इस ऊपर और बाहर की तरफ निकलने की वजह से इसमें अंदर जो है बात वही आ गई बॉयल्स लॉ की कि जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर अंदर कम हो जाएगा। आप लंग्स में जो एल्वोलाई की बात कर रहे थे वो प्रेशर कम हो जाएगा। वो प्रेशर तकरीबन कितना रह जाएगा अब, 758। इसी 758 प्रेशर कम होने की वजह से जो है प्रोसेस होगा, दैट इज इंस्पिरेशन का। ये बताया हुआ है इंस्पिरेशन का प्रोसेस जो है, ठीक है। नॉर्मल जो है अगर हम बात करें कि हम इंस्पायर कर रहे हैं ऐसे, नॉर्मल डायफ्राम जो है वो बहुत ज्यादा मान लीजिए ऐसे होगा, ठीक है। तो जैसे इंस्पिरेशन होती है तो ये जो डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है। ये फ्लैट कैसे होता है, मैंने आपसे कहा कि वहां इस डायफ्राम के साथ अटैच है फ्रेनिक मसल्स और रिब्स के साथ भी अटैच है फ्रेनिक मसल्स। ये फ्रेनिक मसल्स जो हैं वो इसको वर्टिकली कंट्रैक्ट कर देते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं तो वर्टिकली जो है अंदर स्पेस बना देता है, जिसकी वजह से लंग्स को अंदर फूलने की जगह मिल जाती है। क्योंकि चेस्ट जो है वो थोरैसिक चैम्बर जो है वो रिब्स में मसल्स की वजह से अपवर्ड और आउटवर्ड हो गया है, जिसकी वजह से अंदर स्पेस बन गई है और उसी स्पेस बनने की वजह से लंग्स जो हैं वो इन्फ्लेट करते हैं। तो डायफ्राम का रोल मैंने आपसे कहा 75% है। नॉर्मली कहा ये डोम शेप स्ट्रक्चर है जब रिलैक्स्ड है, और ये फ्लैट हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है। कितना कॉन्ट्रैक्ट होता है, कहता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर जो है डाउनवर्ड हो जाता है और फ्लैट हो जाता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम बात कर रहे हैं, वो कंडीशन नहीं कह रहे हैं जब फोर्सफुल ब्रीदिंग हो रही है। नॉर्मल ब्रीदिंग के प्रोसेस को हम कह रहे हैं यूपनिया,
EUP एंड EA, ठीक है। तो क्या होता है कि जब 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड चला जाता है तो प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है 1.3 मिलीमीटर मरकरी का, और उसकी वजह से क्या होता है, हम जो है 500 मिलीलीटर एयर जो है वो इनहेलेशन करते हैं। तो इंस्पिरेशन कैसे हो रही है? इंस्पिरेशन तभी होगी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंटरनल जो है एल्वुलर प्रेशर की बात कर रहे हैं उसमें डिफरेंस आएगा। और तीसरा एक और प्रेशर है जिसको हमने यहां कहा था इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो वो मैंने कहा दोनों मेम्ब्रेन्स, दैट इज पैराइटल एंड विसरल, बात को ध्यान से समझिएगा। जो पैराइटल है वो थोरैसिक वाल के, मैंने क्या कहा, जो पैराइटल है वो थोरैसिक वाल के साथ है और दूसरी जो है अंदर वो लंग्स के साथ अटैच है। इन दोनों में भी जो है वो डिफरेंस है और बीच में फ्लूइड जो है वो नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है 4 मिलीमीटर मरकरी का। दैट्स वाई जो है इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। एक डायफ्राम के डाउनवर्ड जाने से, डायफ्राम डाउनवर्ड तभी जाएगा जब फ्रेनी मसल कंट्रैक्ट करेंगे। दूसरा जो इंस्पिरेशन में इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो बाहर की तरफ हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स में 11 पेयर ऑफ मसल्स होंगे। ये क्या करेंगे, रिब्स को अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड जो है मूवमेंट कराएंगे, जिसकी वजह से अंदर क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। 760 बाहर था, अंदर जो है वो क्या हो जाएगा 758। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो है वो इनहेलेशन का प्रोसेस। हम क्या कहें कि अगर हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं, ये तो नॉर्मल था कि 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड गया क्या डायफ्राम, अगर हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं देन क्या होगा, कहता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन को हम हाइपरपनिया कहते हैं, इसको यूपनिया कहा था। तब कहता है डायफ्राम 7 से 10 सेंटीमीटर डाउनवर्ड जाएगा, कितना 7 to 10 सेंटीमीटर। अब प्रेशर डिफरेंस कितना रहेगा, कहता है वहां पे सिर्फ 1 to 3 मिलीमीटर मरकरी था, यहाँ 100 मिलीमीटर मरकरी रहेगा, जिसके रिजल्ट में हमने 500 मिलीलीटर जो है वो एयर इनहेलेशन करी थी, यहाँ 2 to 3 लीटर जो है वो एयर इनहेलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कहा ये बात थी डायफ्राम की, और इसके साथ जुड़ता हुआ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, याद रखिएगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इंस्पिरेशन में रोल प्ले करता है। तो मैंने कहा ये रिब्स के बीच में है, 11 है नंबर में, ठीक है। और ये भी स्टूडेंट यहाँ पे आप पूरा थोरैसिक केज देख रहे होंगे और फर्दर ये छोटी डायग्राम जो छोटा व्यू हुआ उसमें देखिए एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, बाहर की तरफ जो मसल्स हैं उनको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की अगर यहां बात करते चलें, व्हेन दीज मसल्स गेट कंट्रैक्टेड, रिब्स शोज अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जो मूव करते हैं, जिसकी वजह से इट इंक्रीजेस द स्पेस विद इन द थोरैसिक कैविटी व्हिच रिजल्ट्स इनटू इंस्पिरेशन। हम इंस्पिरेशन में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की बात कर चुके हैं। मैं तीसरे मसल्स की बात कर रहा था, दैट इज फ्रेनिक मसल्स, ठीक है। ये मसल्स कहा कि क्या कर रहे हैं, डायफ्राम को जो है वो वर्टिकल कॉलम से जोड़ रहे हैं और रिब्स को भी डायफ्राम से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेनिक मसल जो हैं दीज अटैचेस डायफ्राम टू रिब्स एंड वर्टिकल कॉलम, डायफ्राम को वर्टिकल कॉलम के साथ भी रिब्स के साथ भी जोड़ रहे हैं। इसके लिए जो है फ्रेनिक आर्टरी भी जो है वो वहां पे आती है सप्लाई के लिए, ठीक है। तो व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड इट स्ट्रेटन्स द डायफ्राम एंड एनलार्जेस थोरैसिक कैविटी वेंट्रली। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंस्पिरेशन के दौरान, ये क्या करते हैं, ये डायफ्राम को फ्लैट कर देते हैं। इट फ्लैटन्स द डायफ्राम एंड एनलार्जेस द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी को, अब ये नीचे ऐसे था, ये फ्लैट हो गया तो अंदर स्पेस बन गई, रिब्स बाहर की तरफ ऊपर की तरफ चली गई तो अंदर जो है वो स्पेस बन गया, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन हुई, ठीक है। तो ये थी बात क्या, इंस्पिरेशन की डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, फ्रेनिक मसल्स की। कहता है कि कुछ और मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम एक्सेसरी मसल्स बोलते हैं। आप ना भी इनको याद रखें तो कोई बात नहीं, सिर्फ नाम पढ़ लीजिएगा। ये हैं स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स, स्केलेन मसल्स एंड पेक्टोरलिस मसल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स हैं ये अटैच करते हैं स्टर्नम को, ये स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं और इसको एलिवेट करते हैं।
जो है इट्स अटैचेस टू द स्टर्नम एंड क्योंकि मैंने कहा स्टर्नम भी बाहर की तरफ जा रही है। इंस्पिरेशन के केस में आप देख रहे होंगे ये इंस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसमें आप ये ब्लैक में जो है ये डिफरेंस देखें। नॉर्मल जो है ब्लू में स्टर्नम की पोजीशन ये है, रिब्स की पोजीशन ये है, ठीक है, ये है, ठीक। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, तो ये देखिए थोरैसिक केज जो है ये किस तरह से एक्सपेंड होके बाहर है। ये देखिए रिब्स जो है किस तरह यहाँ है और ये डायफ्राम देखिए इसकी पोजीशन क्या है। दैट्स वाई मैंने कहा अपवर्ड आउटवर्ड हुई तो अंदर स्पेस बनेगी। तो इसके अलावा मैं बात कर रहा था जो स्टर्नम को कैच करते हैं, जो स्टर्नम को एलिवेट करते हैं, स्टर्नम के साथ अटैच रहते हैं मसल, दैट इज स्टर्नोक्लेडोइड क्लेडोमास्टोइड मसल्स। इसके बाद है स्केलेन मसल्स। ये मसल्स जो है पहली दो रिब्स जो है ना, पहली दो रिब्स जो है उनके साथ अटैच रहते हैं, उनको एलिवेट करते हैं। और पेक्टोरल्स मसल जो है ये एलिवेट करते हैं थर्ड थ्रू फिफ्थ रिब को, ठीक है। तो ये कुछ और मसल्स थे जिनकी हम बात कर रहे थे जो इसमें आ रहे हैं, इंस्पिरेशन में आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स ये सारे मसल्स आप देख पा रहे होंगे जो इंस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन में, ठीक है। ये प्रोसेस देख रहे होंगे आप किस तरह से स्टर्नम जो है ऊपर नीचे और पूरा थोरैसिक के जो ऊपर नीचे। पहले मसल जिसकी बात करते हैं स्केलियन मसल्स, ये देखिए किस तरह से मैं कहता रिब्स के जो स्टार्टिंग की रिब्स हैं फर्स्ट सेकंड उनके साथ अटैच हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरे जो मैं बात कर रहा था आपके साथ स्टर्नोक्लेडो मसल्स जो थे वो देखिए किस तरह से स्टर्नम को होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। दो इसी तरह से थे पेक्टोरलिस मसल, ये ग्रीन में ब्लू में आप देख पा रहे होंगे ये मसल्स का अरेंजमेंट। तो ये सारे मसल्स हेल्प कर रहे हैं इस थोरैसिक केज को या पूरे जो चैम्बर है इसको ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। इसके बीच में आप देख रहे होंगे इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स, देखिए ये देखिएगा दिखाए हुए इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स, इनका मूवमेंट भी देखिए। ये सारी चीज़ें मिलके और नीचे डायफ्राम देखिए जो डोम शेप स्ट्रक्चर में कह रहा था मस्कुलर पार्टीशन जो इनको सेपरेट कर रही है, ठीक है, थोरैसिक और एब्डोमिनल रीजन को। अब जो है ये पूरा आप व्यू देख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए वो जो बकेट वाला प्रोसेस बता रहे थे कि किस तरह से ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस अगर एक आप बकेट के साथ कंपेयर करें इसको तो ये हो सकता है। इसके अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की, दैट इज सेकंड प्रोसेस जो है सांस अंदर आ गई क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। हमने क्या किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इंट्रा एल्वेओलर प्रेशर और इंट्रापोलर प्रेशर इनमें डिफरेंस हुआ, तो दैट्स वाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़ के इन दोनों में डिफरेंस हुआ, दैट्स वाई जो है वो अंदर आई है, एयर जो है वो अंदर। एक्सपिरेशन के केस में देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कहा कि एक्सपिरेशन क्या है, एक्सहेलेशन क्या है, ये पैसिव प्रोसेस है। नॉर्मल ब्रीदिंग में पैसिव प्रोसेस है और अगर आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो तब ये एक्टिव प्रोसेस होगा, क्योंकि वहां पे जो है एब्डोमिनल मसल्स और बाकी मसल्स जो है साथ में शामिल होने वाले हैं, इसलिए उसको वहां एक्टिव कहेंगे। तो ये पैसिव प्रोसेस 3 सेकंड्स का है, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी मसल कंट्रैक्शन नहीं हुई है नॉर्मल केस में, ठीक है, मसल रिलैक्स होंगे। यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड जो है मूवमेंट होगी, डायफ्राम की फ्रेनिक मसल रिलैक्स हो चुके हैं, रिब्स डाउनवर्ड और जो अपवर्ड और आउटवर्ड गई थी डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेंगी रिब्स जो हैं। और इसके अलावा जो है उसके रिजल्ट में क्या होगा, लेटरल और वेंट्रल जो है एंटीरियर पोस्टीरियर जो है वो दबाव पड़ेगा किसके ऊपर, डायफ्राम के ऊपर, और थोरैसिक कैविटी में जो है वो। अब रिजल्ट क्या होगा कि थोरैसिक कैविटी जो ज्यादा एक्सपैंड की हुई थी वो वापस कम हो रही है। उसके रिजल्ट में जो लंग्स का वॉल्यूम था, अब लंग्स का वॉल्यूम क्या हो गया है, मान लीजिए ये लंग्स पहले इंस्पिरेशन में यहां था, तो अब मैं स्क्रीन से ड्रा कर देता हूं, ठीक है। लंग्स यहां ऐसे हो गया है, ठीक है। जो डायफ्राम जो यहां था, अब मैं डायफ्राम को ड्रा कर रहा हूं वो यहां, ठीक है। तो डिफरेंस हो गया, क्यों, वो जो अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से अंदर स्पेस जनरेट होगी थोरैसिक कैविटी में जो है रिब्स की वजह से और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से डायफ्राम फ्लैट था, तो वो सारी चीजें रिवर्स हो गई हैं एक्सपिरेशन के दौरान। इस डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या कहता है, दैट रिजल्ट्स इन टू डिक्रीज इन लंग्स वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। उसके रिजल्ट में क्या होगा, एल्वेओलर प्रेशर, अब क्या होगा, जैसे ही मैंने कहा था वॉल्यूम कम होगी प्रेशर बढ़ेगा, तो अब लंग्स के वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से एल्वेओलर प्रेशर इंक्रीज होगा, जो नियर अबाउट अब पहले 760 था नॉर्मल, हम बात कहें 758 हुआ था तो इंस्पिरेशन हुई थी, अब ये 762 हो गया है, 2 जो है मिलीमीटर मरकरी बढ़ गया है। Air then flows from area of higher pressure in the alveoli to the area of low pressure in the atmosphere.
इसकी वजह से अब क्यों बाहर 760 है, अंदर जो है वो 762 है, तो डिफरेंस हो गया, प्रेशर अंदर ज्यादा है, इसीलिए जो है एयर जो है वो बाहर जाएगी और हम कहेंगे क्या, एक्सपिरेशन हो गई। ठीक है, लेकिन कहता है अगर फोर्सफुल एक्सपिरेशन होती है तो ये प्रेशर जो है 764 जो है वो होगा, मिलीमीटर मरकरी होगा। ठीक है, एल्वुलर प्रेशर। और इसके अलावा फोर्सफुल एक्सपिरेशन में आपके एब्डोमिनल मसल्स और तब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो हैं ये यूज होने वाले हैं। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल ब्रीदिंग में ऐसा नहीं होता, और हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं वो याद रखिएगा एब्डोमिनल करते हैं। ठीक है, हम थोरेसिक ब्रीदिंग नहीं करते हैं। थोरेसिक ब्रीदिंग जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स के केस में होती है, ठीक है, या ओबीज पर्सन है उनके केस में होती है। तो हम जो है वो क्या करते हैं, दैट इज हम जो है वो नेगेटिव एब्डोमिनल ब्रीदिंग, हम जो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग और नेगेटिव ब्रीदिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये पूरी साइकिल जो है वो कितना टाइम पीरियड लेती है। देखिए, हम कहें अगर इंस्पिरेशन तो 2 सेकंड का हुआ, हम कहें एक्सपायरेशन तो ये 3 सेकंड का हुआ, इसका मतलब है एक साइकिल जो है वो कितनी हुई, 5 सेकंड की, और 1 मिनट में ये कितनी हुई, अगर इसको 5/60 कर दें तो ये 12 से 14 साइकिल्स पर मिनट जो है ब्रीदिंग की हम जो है वो नॉर्मल जो है वो प्रोसेस रन करते हैं। ठीक है, ये बात थी किसकी, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की। बेसिकली लंग्स में हाई कंप्लायंस है और लो रेजिस्टेंस है। मान लीजिए ये वैसा ही हो रहा है, लंग्स की हम बात कर रहे हैं, जो थिन बलून है उसको आप इजीली इन्फ्लेट कर लेंगे, लेकिन जैसे ही डिजीज कंडीशंस होती हैं, स्टिफनेस होती है लंग्स में, या हम यूं कहें कि या टीबी या किसी और तरह की बीमारी होती है, तो तब वो बलून लंग्स हमारे जो है वो थिक हो जाते हैं, उनको इन्फ्लेट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो दोबारा से आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा, यहाँ रिब्स का अरेंजमेंट देख लीजिए, अंदर कार्डियक नाच वगैरह। ठीक है, और किस तरह से इंस्पिरेशन के केस में क्या हो रहा है और एक्सपिरेशन के केस में क्या हो रहा है। ये ग्रीन वाला जो है ये मैं बनाया है क्या, एक्सपिरेशन के केस में। तो इंस्पिरेशन तभी हो रही है जब प्रेशर डिफरेंस है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, अंदर के एल्वुलर प्रेशर का और इंटरपल्मोनरी प्रेशर का। ठीक है, बाहर 760 मिलीमीटर मरकरी है। पहले बात को समझ लीजिए, मैं लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा 760। ठीक है, और अंदर जो है एल्वुलर प्रेशर भी वो कांस्टेंट है जब तक ये स्पेस नहीं बनती है। अगर इंस्पिरेशन होती है तो वो 758 होगा, तभी इंस्पिरेशन होगी। ठीक है, इसी टाइम में हम अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहें तो वो 754 होगा। ठीक है, ये मैंने लिखा 756 होगा, लेकिन फोर्सफुल एक्सपिरेशन में ये 764 होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस जनरेट होता है 760 से 758 हुआ इंट्रा जो है एल्वुलर प्रेशर, तभी इंस्पिरेशन हुई। ठीक है, उसी टाइम पीरियड में अगर हम बात करें इंट्रापल्मोनरी प्रेशर की तो 4 पॉइंट कम हुआ 756, तभी इंस्पिरेशन हुई। ठीक है, क्लियर। और एक्सपिरेशन कब होगी, 760 बाहर तो मेंटेन है, अंदर जब जो है इंट्रा एल्वुलर प्रेशर जो है, पल्मोनरी प्रेशर जो है, जब वो 762 हो जाता है तभी एक्सपिरेशन होती है, और फोर्सफुल एक्सपिरेशन में जो है वो बढ़ जाता है 764 का केस हमने देखा कि वो 764 होगी, तो तब जो है फोर्सफुल एक्सपिरेशन होगी। तो अब हमारी बात आ जाती है क्वेश्चंस की कि हम क्या क्वेश्चन पुट कर रहे थे। ये आप समझ पा रहे होंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये इंस्पिरेशन ये शो कर रहा है, अंदर का जो है नॉर्मल जो है नॉर्मल स्टेट में शो कर रहा है। ठीक है, एक्सपिरेशन का प्रोसेस। और ये जो डॉटेड आप देख रहे हैं, डॉटेड बाहर ब्लैक है या डॉटेड यहाँ भी ब्लैक है, रिब शो की हुई है। ठीक है, डॉटेड यहाँ पे जो है रेड है, जिसको हमने डायफ्राम शो किया हुआ है, तो ये शो कर रहा है इंस्पिरेशन का प्रोसेस। तो हमारे क्वेश्चन क्या थे, क्या कोई जो है पर्सन खुद अपनी जान जो है वो ले सकता है? कहता है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक स्टेट आती है कि जब पर्सन अगर अपनी सांस खुद रोक के खुद को मारने की कोशिश करता है, तो ये एक स्टेट आती है जिसमें पर्सन जो है जब ये ऐसा कर रहा होता है, कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो हैं वो कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू जो है ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन में वहां से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है, जिसकी वजह से ये कर पाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक मैंने क्या था, क्या कोई खुद अपनी सांस रोक के अपनी जान ले सकता है? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई गला दबा के मार दे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्या सिर्फ हमने कहा था डायफ्राम के पंक्चर होने से जो है किसी पर्सन की डेथ हो जाती है? तो हाँ, अगर एक्सीडेंटल केस में कहीं कोई रिब टूट के यहाँ बीच में घुस गई है, या ये प्रेशर ये जो है जो ब्रेक हो गया है, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे और पर्सन की डेथ हो जाएगी।
तो डेथ हो सकती है भाई डायफ्राम के पंक्चर होने से, ठीक है। हम जो है वो नेगेटिव ब्रीदिंग करते हैं, ये मैंने बता दिया है, पहले ही आपसे डिस्कस कर दिया कि हम नेगेटिव ब्रीदिंग करते हैं क्योंकि 760 बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर जब 758 होगा तभी हम जो है वो ब्रीद इन कर सकते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हमें जो है वो ऑक्सीजन लेनी पड़ती है।